फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। हालांकि बार बार मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, लेकिन क्लास जो है बार बार अपने आप कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। सो अभी मुझे रिकॉर्डेड ही लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा 2x पे करके, और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चंस काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकी बहुत सारे अभी क्वेश्चन कराने बाकी भी हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और इसका आंसर सिर्फ एक स्टूडेंट ने दिया है। बाकी लोगों ने शायद पूरी वीडियो नहीं देखी है। तो आप अगर वीडियो को वॉच करें तो लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो आप लोग अगर उसको बताएंगे, नहीं भी आता है फिर भी कोशिश करेंगे, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि फिर ऐसा अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो चलिए उसी क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहीं से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 था कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सृजनात्मक क्रियाकलाप। ठीक है, क्रिएटिविटी एक्टिव जो होगा, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी जो होगा वो क्लास 3 के बच्चों के लिए जो है शिक्षण का सबसे बेस्ट तरीका होगा। उससे बच्चों को पढ़ाई में रुचि भी आएगी और उनकी बौद्धिक क्षमता भी विकसित होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है, और ये है क्वेश्चन जो है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ग्रीक भाषा से फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब भौतिकी यानी कि फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिका से लिया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग भौतिक पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, और मे भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रीक भाषा की फ्यूसिका से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा विज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव की अराजक विविधता को तार्किक रूप से एक समान विचार प्रणाली के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है। एक बार क्वेश्चन और समझा देती हूँ। किसके अनुसार ये कहा गया है कि विज्ञान जो है वो हमारा इंद्रिय अनुभव, ठीक है, हमारे इंद्रिय अनुभव की अराजक विविधता को तार्किक रूप से एक समान विचार प्रणाली के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है। तो ये आइंस्टीन महोदय का कथन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन आ गया आपका 20, और क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सच नहीं है। आपको बताना है कि विज्ञान की प्रकृति का सच नहीं है, क्या होगा। तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, तो विज्ञान अस्थायी होता है ना। और बाकी अगर और चीज़ हो, और मतलब ऑप्शंस के साथ अगर हम जाते हैं, तो ऑप्शन आपका बी दिया है कि विज्ञान यहाँ पे संशयवाद होगा। ठीक है, संशयवाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो संशयवाद को बढ़ावा देता है। अब संशयवाद क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। संशयवाद इट मीन्स कि आपने सुना होगा कि संदेह या फिर संशय, आपको जैसे कि आपको एस नो में कन्फ्यूज़न है, संशय है कि आप क्या टिक करें, आपके पास दो दो ऑप्शन दे दिया गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। या फिर ऐसे कह सकते हैं रेड या ब्लू, ब्लैक ब्लू, जो भी है, मतलब कि आपको दो चीज़ें हैं, यस और नो, मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यस होगा या नो होगा, मतलब अभी संदेह है आपको। दैट इज़ कॉल्ड संशयवाद। तो ये जो है ये भी विज्ञान की प्रकृति में आता है। और विज्ञान जो है प्रकृति में स्थिर है, तो जी बिल्कुल। और विज्ञान ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो ये भी जो है विज्ञान की प्रकृति है। तो ऑप्शन जाएगा आपका ए के साथ, जो कि गलत है।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, रिस्पॉन्स इन द लिविंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिस्पॉन्स इन द लिविंग नामक पुस्तक जो है वो जेसी बोस ने लिखी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकी पुस्तक है रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है? तो प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र बताना है भौतिक विज्ञान का। तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, लेजर अभियांत्रिकी तथा ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन, ये सभी भौतिक विज्ञान के प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो 23 है कि पदार्थ विज्ञान का उपविषय है। उपविषय आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि पदार्थ विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक भौतिकी और एक क्या है? रसायन। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपयुक्त दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है। विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित है आपको बताना है। तो विशिष्ट उद्देश्य जो है वो विषय वस्तु से संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। तो वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अवलोकन कौशल, प्रायोगिक कौशल और महत्वपूर्ण सोच कौशल जो है वो वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग बता लेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तब तक आप लोग कोशिश कीजिए कि आंसर दे दीजिए फटाफट। तो आप देखेंगे अगर पहला ऑप्शन क्या है कि प्रयास और त्रुटि, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होता है प्रयोगशाला में कि हाँ प्रैक्टिस कीजिए, उसको सीखिए, गलतियाँ कीजिए, गलतियों से सीखिए, करके सीखना, अनुभव प्राप्त करने के लिए। तो प्रयोगशाला पद्धति में इन सभी बातों पे बल दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, आइंस्टीन ने। जबकि अगर बात करें कि क्वांटम थ्योरी जो है उसके लिए फेमस आते हैं कौन? जो है मैक्स प्लांक। ठीक है, मैक्स प्लांक जो है वो क्वांटम थ्योरी के लिए काफ़ी फेमस है और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो आइंस्टीन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतया किस पर आधारित है? तो वैज्ञानिक प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो ऑब्वियसली तार्किक चिंतन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विज्ञान में किसी भी समस्या को समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि विज्ञान में किसी भी समस्या को समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। सॉरी, यह विशेष प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की डैश विधि है। तो आपको बताना है कौन सी विधि है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान वर्ग में कौन से दो उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए गए हैं? तो विज्ञान वर्ग में मेनली दो वर्ग ही आते हैं। एक आता है आपका पदार्थ विज्ञान और एक आता है जैविक विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान की विषय की प्रकृति व स्वरूप निम्न में कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से सुनिए, विज्ञान की विषय मतलब यहाँ पे विज्ञान विषय, ठीक है कट कीजिएगा, विज्ञान विषय की प्रकृति व स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, अन्वेषी एवं प्रायोगिक होता है, ज्ञान स्रोत व प्रक्रिया जन्य होता है, विश्वसनीय एवं उपयोगी होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान विषय का किसके साथ संबंध नहीं है? तो अब इसलिए आपको सीधे सीधे आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और हिंदी। विज्ञान में हिंदी नहीं, विज्ञान और हिंदी जो है वो जो है एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी
एक दूसरे के क्या है, सहसंबंध है। और विज्ञान और भाषा, विज्ञान और गणित भी एक दूसरे का क्या है, सहसंबंध है। लेकिन विज्ञान और हिंदी का कनेक्शन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आप बताइएगा कि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए, ठीक है, या समस्या समाधान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो एक बात बताइए, समस्या होगी तब तो आप समस्या समाधान करेंगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, मेंशन कर दिया गया है कि समस्या समाधान, तो यहाँ पे समस्या की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, विज्ञान के लिए सत्य, छात्र के पर्यावरण के लिए सत्य और छात्रों के लिए सत्य। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन यूपीएस से देख लेते हैं, क्योंकि आपकी यूपीएस में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो आप अगर वीडियो में देखेंगे तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए पहला है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि पदार्थ विज्ञान का प्रकार है। तो आपको पता है, अभी मैंने दो क्वेश्चन में आपको देखने को मिला है कि पदार्थ विज्ञान में जो है भौतिकी और रासायनिक आता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन के साथ जाएंगे तो भौतिकी है, रासायनिक है और भूगर्भिकी है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे डी के साथ, क्योंकि ना भौतिक मतलब भौतिकी और रासायनिक तो है, ए और बी होता तो हम लोग कहते कि हाँ ए और बी है, लेकिन सब कुछ अलग अलग है। सो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पदार्थ विज्ञान की प्रकृति में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, विज्ञान के आर्थिक पक्ष को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी प्रविधियां हो गया, विज्ञान का संप्रत्यय हो गया, विज्ञान के सामाजिक पक्ष, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से अनुभववादी युक्त मनोवृत्ति, मितव्यता, प्रतिरक्षा, प्रासंगिकता आदि क्या है। तो ये क्या है, विज्ञान के नैतिक नियम है, ठीक है, विज्ञान के नैतिक नियम के तहत आते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए और सारा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, कौन समिति विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की है। तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि विज्ञान सबके लिए है, ये पुस्तक जो है किसने प्रकाशित की थी, तो यूनेस्को के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आप जो है प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, आप लोग उसको ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए और वॉच कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। और हल्के में ना लीजिए, आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डीडीयू के कुलपति जी को, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ जानते हुए भी अपने साथ वो मत रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तैयारी कीजिए, और जो भी डाउट रह जा रहे हैं, आप लोग के लिए ग्रुप है इंस्टाग्राम पे, जो है ग्रुप से जुड़िए, या फिर आप लोग ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट रह जाएगा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह किसने कहा कि विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। तो ऑप्शन ए सत्यपाल, ठीक है, सत्यपाल महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य है। तो विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य क्या है। तो विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है,
ठीक है। विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्क संगत विधि है। विज्ञान सदैव गतिशील होता है, तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। ठीक है। विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो विज्ञान के बारे में हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं। विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। तो ये जो है विज्ञान के लिए ये कथन गलत है। ठीक है। बाकी कथन भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन क्या है? विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही है। विज्ञान की अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित होता है। तो ये भी सही है। कॉन्सेप्चुअल होता है, फैक्चुअल चीज़ों को ही बताता है। ठीक है। विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों का संचय और अंतहीन श्रृंखला है। तो ये भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान की विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती? तो विज्ञान तथ्यों की जांच करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। तो ये विज्ञान की जो है विशेषता नहीं है। विज्ञान की विशेषता है कि विज्ञान एक गतिशील है। विज्ञान बाकी देखिए, विज्ञान जनमत में विश्वास करता है। विज्ञान जो है गैसों से बचाया जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शिक्षण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो विज्ञान शिक्षण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान करना। विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान करना। यह किसका कथन है? तो यहाँ पे देखिए आंसर गलत दिया हुआ है। उपयुक्त तो सभी नहीं होगा, यहाँ पे जॉन डीवी होंगे। ठीक है, जॉन डीवी होंगे। बाकी आप देखिएगा दौलत सिंह कोठारी और विश्वसनीय उपयोगी, ये कथन थोड़ी ना है, ये तो विज्ञान की प्रकृति बताई जा रही है। ठीक है, नेचर है साइंस का ये तो। और ठीक है, तो ये ऑप्शन जाएगा ए के साथ, जॉन डीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को किसने दिया था? तो रॉबर्ट मिलर ने दिया था। RCEM संबंधित है। तो RCEM संबंधित है किससे? तो उद्देश्यों के वर्गीकरण से। अब आप लोग सोच रहे हैं RCEM क्या है? अगर आप लोग कहेंगे तो इस पे जो है वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। RCEM अप्रोच जो है इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। और ये जो उपागम है RCEM, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे तो ऑब्वियसली एक वीडियो जो है बनने वाली है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राप्य उद्देश्य होते हैं। तो प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि प्राप्य उद्देश्य का क्या मतलब है? तो देखिए, एक होता है उद्देश्य यानी कि एम, और एक होता है प्राप्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि सपोज सबका एम है टीचर बनना। ठीक है, आपका एम क्या है कि आपको टीचर बनना है। ठीक है, लेकिन आपको टीचर बनने के लिए कुछ प्रोसेस करने हैं, जैसे कि आपको बीएड करना है। ठीक है, सीटेट क्वालिफाई करना है, सुपर टेट करना है, देन आप टीचर बनेंगे। ठीक है, तो वो जो ये बीएड है ना, वो क्या हो गया, एक पार्ट हो गया कि आपको एम तक पहुंचाने का, ये क्या है, एक पार्ट है। तो दैट इज कॉल्ड प्राप्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना। तो आई बात समझ में? चलिए आगे देखें। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कि यह किसका कथन है कि उद्देश्य पहले से सोचा हुआ एक लक्ष्य है जो किसी प्रक्रिया की दिशा प्रदान करता है, जो किसी प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। तो ये जॉन डीवी महोदय का कथन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में शैक्षिक उद्देश्य का स्रोत है। तो व्यक्ति, समाज, ज्ञान, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण करने का उपागम है, क्या है? तो समस्या पर आधारित उपागम, पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन, व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसकी परिभाषा है कि उद्देश्य वह बिंदु अथवा साधन है जिसकी दिशा में कार्य को अग्रसर किया जाता है तथा जिसके अनुसार किसी क्रिया के माध्यम से कोई पूर्व नियोजित परिवर्तन लाया जाता है।
तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, रॉबर्ट मेगर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य का 6 पद को किसने विस्तारित किया था या फिर किसने बांटा था? तो ऑप्शन जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष की बात की जा रही है तो ये ब्लूम ने किया था। ये देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन गलत दिया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को लाई हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे गलत हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो उसको आप लोग सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष को किसने बांटा है? तो ज्ञानात्मक पक्ष को जो है ब्लूम ने बांटा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो अगर हम बात करें, चूँकि आपको भी पता है कि शैक्षिक उद्देश्य के कितने भाग हैं, 3 भागों में बांटा गया शैक्षिक उद्देश्यों को। एक है आपका ज्ञानात्मक, एक है भावात्मक और एक है क्रियात्मक। ठीक है, तो जिसमें से ज्ञानात्मक आ जाता है जिसको ब्लूम ने वो किया था, परिभाषित किया था। और अगर बात करें भावात्मक की तो क्रेथवाल ने किया था, और बाकी जो है क्रियात्मक की बात कर लें तो वो सिम्पसन ने किया है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? तो तीसरा पद है आपका संगठन कर सॉरी प्रयोग करना। ठीक है, प्रयोग करना जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद है। पहला पद कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे से आपको बता चुकी हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पहला है ज्ञान, उसके बाद से आता है बोध, उसके बाद है प्रयोग, फिर आता है विश्लेषण करना, फिर संश्लेषण करना और लास्ट में आता है मूल्यांकन करना। तो ये क्रम जरूर याद रख लीजिएगा। बाकी देखिए भावात्मक पद उद्देश्य का 5वां पद कौन सा है? तो 5वां पद भावात्मक उद्देश्य का संगठन करना होता है। और अगर बात करें भावात्मक पक्ष को किसने परिभाषित किया था? तो क्रेथवाल ने कब किया था? 1964 में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मनोशारीरिक उद्देश्य। अब जो लोग पढ़े होंगे क्रियात्मक उद्देश्य वो लोग सोच रहे होंगे मनोशारीरिक क्या है, तो क्रियात्मक ही मनोशारीरिक उद्देश्य है। इसका अंतिम पद पूछा जा रहा है तो इसका अंतिम पद होता है आदत का निर्माण करना या आदत बनाना। ठीक है, और अगर इसकी क्रम की बात करें तो पहला क्रम इसका होता है उद्दीपन, दूसरा होता है कार्य करना, तीसरा होता है नियंत्रण करना, और चौथा होता है समन्वय करना, पांचवा होता है स्वाभाविकरण, और लास्ट होता है आदत का निर्माण करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन सा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहिए शायद, यहाँ सेम क्वेश्चन दे दिया, देखिए कितना गलत दिया है, और क्रेतवाल और मसीहा दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए मनोशारीरिक को जो है किसने दिया था? वो सिम्पसन ने दिया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो लक्ष्य और उद्देश्य समान होते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए कैसे सही नहीं है, तो मैं बताती हूँ। लक्ष्य का मतलब हो गया गोल, ठीक है, तो सबका एक गोल होता है, और उद्देश्य हो गया एम। तो जैसे कि गोल का मतलब कि एक जो है पर्टिकुलर गोल में जो है काफ़ी, गोल क्या होता है? काफ़ी व्यापक होता है, हालांकि उद्देश्य भी व्यापक होता है। ठीक है, एम्स भी क्या होते हैं? व्यापक ही होते हैं, और लेकिन लक्ष्य भी व्यापक होते हैं। उसको प्राप्त करने में कई जो है मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे अगर उद्देश्य की बात करें कि मेरा उद्देश्य है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, तो में भी मतलब हाँ बन सकते हैं, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना आपको लक्ष्य प्राप्त करने में लगेगा। तो आई होप गाइस यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, छात्रों के बीच ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, शिक्षार्थियों को विज्ञान के तथ्य प्रस्तुत करना जो है यह उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ना ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान समझ और अनुप्रयोग। ठीक है, ज्ञान समझ और अनुप्रयोग जो है ये प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया उसी को कहते हैं, यहाँ पे प्राण दिया है लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है प्राप्य उद्देश्य, उसी को कहते हैं क्या, प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, अब देखिए प्राप्य उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से क्या ध्यान रखा जाता है, किस चीज का, तो चलिए देखते हैं किसका ध्यान रखा जाता है कि विषय वस्तु की प्रशंसा, विषय विशेषज्ञों की राय, बालकों की आवश्यकताओं एवं योग्यता का ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा रुचि उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना जो है ये रुचि उद्देश्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ विज्ञान को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं, तो पहला होगा कि छात्रों की सामाजिक प्रगति की तैयारी के लिए, छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए, छात्रों की अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए। तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का है, तो आपको बताना है ज्ञानात्मक पक्ष का स्तर कौन सा है। तो ये आप तभी बताएंगे जब आपको पता होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो पूछा जा रहा है कौन सा है, तो अबोध जो है ये ज्ञानात्मक पक्ष का जो है स्तर है। बाकी अगर देखें अनुक्रिया, तो अनुक्रिया करना ये जो आता है ये भावात्मक में आता है। उपयोग नहीं, यानी यहाँ पे प्रयोग होगा तो आप कह सकते हैं कि प्रयोग जो है वो आता है ज्ञानात्मक पक्ष में। और रुचि और आदतें, आदत निर्माण करना यह भी मैंने आपको बताया था, ये आएगा आपका क्रियात्मक में या कह सकते हैं मनोशारीरिक उद्देश्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है, तो भावात्मक पक्ष का कौन सा स्तर नहीं है, तो विश्लेषण, विश्लेषण ये आता है आपका किसमें, ज्ञानात्मक पक्ष में। तो बाकी अगर ग्रहण की बात करें, संगठन की बात करें और मूल्य स्थापना, तो ये सब भावात्मक पक्ष में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, क्या आता है, तो रेखांकन जो है ये मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो संश्लेषण जो है ये भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जो संश्लेषण है ये आपका आता है किसमें, ज्ञानात्मक पक्ष में। तो इसको याद रखिएगा, संश्लेषण हो गया, विश्लेषण हो गया, मूल्यांकन हो गया, ये सब किस में आएंगे, ज्ञानात्मक पक्ष में। बाकी विचारना, अनुकूलन, व्यवस्था, ये सब आता है भावात्मक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है, तो सिद्धांत का ज्ञान ही क्या कहलाता है, मतलब क्या है संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है, क्या है, छात्रों में संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं, ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, आप लोग फटाफट से मुझे बताएं, आप लोग मतलब सोच लीजिए कि ह्यूरिस्टिक शब्द किससे लिया गया है। तो आप लोग तो नकलची बंदर हैं, दिख गया आप लोग को, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है, तो आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो क्या है, तो एक निर्माण विधि है, खोज विधि है, अन्वेषण विधि है। ठीक है, जो कली तीनों कह सकते हैं, खोज विधि भी कह सकते हैं, अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, और चलिए और एक चीज़ और मैं बता दूं, मतलब ह्यूरिस्टिक जो है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो ह्यूरिस्को से लिया गया, किससे, ह्यूरिस्को से लिया गया है। अब देखिए अन्वेषण विधि के गुण नहीं है, तो अन्वेषण विधि के गुण क्या नहीं है, तो अस्थायी ज्ञान प्राप्त करना, तो अस्थायी ज्ञान प्राप्त करना ये अन्वेषण विधि का गुण नहीं है।
जैसा कि आपको पता है कि अन्वेषण कहिए या खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, ये सेम होता है। तो बच्चा उसमें क्या करता है, समस्या का खुद ही जो है खुद ही अपने अपना सॉल्यूशन ढूंढता है। वो अस्थायी ज्ञान प्राप्त करता है, ना कि अस्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। उसमें जो है छात्र काफ़ी उसकी बौद्धिक विकास जो है, उसका बौद्धिक क्षमता विकसित होता है, तर्क शक्ति विकसित होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी विधि है शिक्षण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा दो चीज़ें दी गई हैं, दो आंसर टिक किया गया है, तो ये गलत है। इनमें नियमित गृह कार्य नहीं दिया जाता, तो ऑब्वियसली नहीं दिया जाता है, तो ये तो सही ही है। छात्र शिक्षक संबंध स्थापित होता है, सही है। या पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है, सही है। यानी कि गलत कौन सा है, ये गलत है, यानी कि यही गलत पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह किसका कथन है कि अन्वेषणात्मक विधि अनिवार्य रूप से कार्यविधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है, इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो वेस्टवे ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण विधि के सोपानों को किसने दिया था? तो अन्वेषण विधि के सोपानों को किसने दिया था? तो हामले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अन्वेषण विधि के दोष हैं, क्या है? जन शिक्षा संभव नहीं है, तो कैसे नहीं है? ऑब्वियसली संभव है। या छोटी आयु के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, नहीं, ये तो मतलब सभी लोग कर सकते हैं, सभी छात्र कर सकते हैं। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, तो अच्छा पूछा जा रहा है दोष हैं पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ज्ञानार्जन जो है, अभी मैंने जब इस ऑप्शन पे गए तो मुझे समझ में आया कि यस, ये तो मतलब इसका दोष है। बिल्कुल इसका दोष है कि ये बहुत ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग क्या है, मेथड है। ठीक है, और ये जो है छोटी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, मतलब एक लिमिट होता है ना हर चीज़ के लिए, और एक जन शिक्षा संभव नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्याख्यान विधि के संबंध में गलत कथन है, तो व्याख्यान विधि के संबंध में कौन सा कथन आपको गलत लगता है? चलिए फटाफट बताइए। तो ऑप्शन जाएगा डी, इसमें छात्र सक्रिय तथा शिक्षक निष्क्रिय रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको कई बार बताया है पिछले भी वीडियो में कि जो व्याख्यान में मैंने आपको फिगर के साथ बताया था कि टीचर आपको बता रहे हैं, जैसे कि मैं सपोज कि मैं बता रही हूँ आप लोग को और आप लोग सुन रहे हैं, दैट इज व्याख्यान विधि कि मैं क्या हूँ, सक्रिय और आप लोग निष्क्रिय। ठीक है, उसके बाद से प्रोजेक्ट विधि के जनक देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक महोदय हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि प्रोजेक्ट का योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। तो स्टीवेंसन ने जो है कहा था कि प्रोजेक्ट का योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह किसका कथन है कि योजना या प्रोजेक्ट वह स्व उद्देश्य पूर्ण कार्य है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। तो ये किलपैट्रिक ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षक केंद्रित शिक्षण है? तो शिक्षक केंद्रित कौन सा है? तो ये व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित होता है। किस विधि में छात्र स्वयं करके सीखता है? तो प्रयोगशाला विधि में वो स्वयं गलती करता है, प्रैक्टिस करता है, सीखता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, तो इसमें पाठ्यक्रम देर से समाप्त होता है, तो ये व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। टाइम से जितना मतलब उसका वो रहता है, मतलब प्लानिंग जितना नियोजन किया जाता है, जितना प्लानिंग सेट रहता है, उस हिसाब से जो है पाठ्यक्रम क्या होता है, कंप्लीट होता है, और ये काफ़ी सरल और सुविधाजनक होता है। तो ये तो व्याख्यान विधि का गुण है ही। इसमें समय की बचत होती है, तो ये मैंने बताया था कि इसमें जो है कम समय में बहुत सारे ज्ञान को स्थानांतरित किया जाता है, और यह आर्थिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये व्याख्यान विधि का गुण नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रदर्शन विधि का गुण है आपको बताना है स्पष्ट ज्ञान, सक्रिय वातावरण, बचत का साधन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षण प्रविधियों के प्रमुख प्रकार हैं।
कौन कौन से? कार्य प्रविधि, प्रदर्शन प्रविधि, कथन प्रविधि, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उस चीज़ को कीजिए, लेकिन आप एक बार कर रहे हैं असफल हो जा रहे हैं, एक बार कर रहे हैं असफल हो जा रहे हैं, तो वो हो गया प्रदर्शन विधि। मतलब जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है प्रदर्शन विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले मुझे लगा था कि प्रयोग विधि। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, जब तथ्यात्मक ज्ञान कराना हो या तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण निकालना हो तब कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो प्रदर्शन विधि जो है इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। जब अगर तथ्यों का ज्ञान आपको कराना हो, ठीक है, फैक्चुअल चीज़ों को अगर बताना हो, या फिर जो है फैक्ट के आधार पे अगर सामान्यीकरण निकालना हो, तो उसके लिए प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदर्शन विधि में छात्र रहते हैं, तो प्रदर्शन विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं और ये क्या होते हैं? प्रदर्शन में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, किसका महत्व दिया जाता है? करके सीखने का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? तो योजना का निर्माण जो है योजना विधि का पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से योजना विधि का योजना विधि का सिद्धांत है उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है करके सीखना, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि, ये सब जो है प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है। उसके बाद से शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति प्रयोगों एवं निरीक्षणों पर आधारित है, वो कौन सी विधि है? तो वो है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्रोत विधि का मूल स्रोत है? तो भौतिक वस्तुएं, लिखित या मुद्रित अभिलेख, मौखिक विवरण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाद विवाद एक शैक्षणिक समूह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन है, तो ये कथन जो है जेम्स एम ली का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण नहीं है, तो अवलोकन जो है ये करके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण नहीं है। किस विधि में छात्र काम करके सीखते हैं? तो अन्वेषण विधि में छात्र काम करके सीखते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो प्रदर्शन व्याख्यान विधि जो है सबसे अच्छी विधि होती है छोटी कक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो प्रश्नोत्तर में जो है छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्याख्यान विधि के दोष है, तो व्याख्यान विधि का दोष यही है कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो है पहली बात की ये अमनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इसमें छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन में भी दिया है कि तर्क स्मरण एवं चिंतन शक्ति का अवसर बच्चों को नहीं मिल पाता है। करो और सीखो सिद्धांत की ये पूर्ण रूप से अवहेलना करती है, ये भी जो है इसका दोष है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्याख्यान विधि को अपनाया जा सकता है। कैसे अपनाया जा सकता है? जब आपको पाठ का सारांश बताना हो तो उस समय आप जो है व्याख्यान विधि को अपना सकते हैं। महान वैज्ञानिकों की जीवनी बताते समय आप व्याख्यान विधि को अपना सकते हैं। कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय तो ऑप्शन जो है डी के साथ जाएगा, डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अन्वेषण विधि जिसमें छात्र पढ़े हुए सिद्धांतों की जांच स्वयं करता है, तो वो होता है प्रयोगशाला विधि, जिसमें वो प्रयोग करता है, खुद ही चीज़ों को खुद ही मूल्यांकन करता है, मतलब खुद ही देखता है, अपने सिद्धांतों की जांच स्वयं करता है।
इकाई योजना का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? तो इकाई योजना का सर्वप्रथम विकास मॉरिसन ने किया था। इकाई योजना प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गेस्टवाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई योजना का विकास H.C. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो हर्बर्ट को जाता है। हर्बर्ट ने पाठ्य योजना का निर्माण कितने चरणों में किया था? तो इन्होंने 5 चरणों में किया था, और जिसे हर्बर्ट का पंचपद सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई योजना की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता, ये इकाई योजना की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्बर्ट की पाठ्य योजना के चरण कौन सा नहीं है? तो विश्लेषण जो है हर्बर्ट की पाठ्य योजना का चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया था? दुबे अंकल के द्वारा। डॉक्टर दुबे ने जो है RCEM का विकास किया था। RCEM अप्रोच जो है वो आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में कौन सा पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? तो पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है। हर पाठ्य योजना का, हर लेसन प्लान का उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य पर ही निर्धारित होता है। RCEM उपागम में ब्लूम की टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष के कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उसमें जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। इकाई योजना का स्वरूप होता है, तो इकाई योजना का स्वरूप कैसा होता है? व्यापक होता है। इकाई योजना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? तो प्रभाव के नियम पर, तत्परता के नियम पर, उद्दीपक अनुक्रिया के नियम पर। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RCEM उपागम कब विकसित किया गया था? तो 1961 में RCEM अप्रोच जो है विकसित किया गया था। किसका कथन है कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ्य योजना है? तो ये IK डेविस ने कही है। क्या कहा है? कि शिक्षा व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ्य योजना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसने पाठ्य योजना में विद्यालयी विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया? तो JP सूरी और HR श्रीवास्तव ने जो है पाठ्य योजना में विद्यालय विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ए और बी दोनों सही होगा। वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान रखना पड़ता है या रखा जाता है? तो सीखने की क्षमता का, सीखने के ज्ञान का, उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप से तैयार करता है वो क्या कहलाती है? तो लिखित पाठ्य योजना कहलाती है। ठीक है, लिखित रूप से तैयार करते हैं यानी कि वो लिखित पाठ्य योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की सबसे प्राचीन और प्रचलित विधि कौन सी है? तो भाषण या व्याख्यान विधि जो है सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदर्शन विधि का आधार है? तो प्रदर्शन विधि का आधार मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि की विशेषता है? तो यह क्या है? यह विधि काफ़ी सस्ती होती है, यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित होती है और इसमें छात्र विशेष रूप से रुचि लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किसका है? तो वेलर्ड का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी विधि रटने की आदत प्रदान करती है? तो निगमन विधि जो है वो रटने की आदत प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास से आपके जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों लोग संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ए एंड बी। बाकी स्किनर को तो आपको पता ही है, पुनर्बलन के लिए ये फेमस है। उसके बाद से देखिएगा, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए
दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वो क्या है? तो एक पंक्तिबद्धता हो गया और संरक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, गहने के सीखने के पदानुक्रम के क्रम में किस प्रकार का सीखना तुरंत सीखने के नियम से पहले होता है? तो सीखने के नियम से पहले हमको क्या होता है? पहले सीखने का कॉन्सेप्ट हमको पता करना होता है, यानी कि सीखने की अवधारणा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुमूल्यन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ज्ञान, अनुप्रयोग और प्रयोग, ज्ञान और प्रयोग, ये सब जो है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद से बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? तो रॉबर्ट ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गहने के सीखना श्रृंखलाबद्ध क्रम में चौथी अवस्था के बाद अन्य सभी स्तरों का सीखना किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो शिक्षक के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहने ने सीखने की श्रृंखलाबद्ध क्रम कितने प्रकार से किया है? तो 8 प्रकार से किया है। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, इनमें किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है। ये संज्ञानात्मक विकास का जो है कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? तो संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण क्या है? किसी वस्तु को देखना, ये संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से नहीं निकाला जा सकता? तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी क्वेश्चंस को लेके आपके मन में डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में ऑलरेडी क्विज कराया जाता है, पेपर कोड 110। ठीक है, जो आप सभी का है, शिक्षण की विधियाँ, उसका क्विज कराया जाता है। तो आप उसमें क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।